हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कवर कर लिया था अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट्स, जो यूनिट 1 और 2 थी। उसके अंदर हमने सारी कॉस्ट को एनालाइज कर लिया था, प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया था, कंज्यूमर बिहेवियर भी अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम अपनी यूनिट 3 पर शिफ्ट करेंगे, जिसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अपने आप में, वो सब भी समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और उसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में होता क्या है, उसका मतलब क्या है और उसका नेचर और स्कोप किस तरह का रहेगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड दैट डिवीजन or branch of economics which analyzes the collective indicators and various factors of microeconomics such as unemployment, inflation, GDP, and rate of growth, etc., and helps the government and institutions to formulate plan एंड पॉलिसीज। कहने का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स उन छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को क्लब करता है आपस के अंदर, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी और रेट ऑफ ग्रोथ, और इनको क्लब करके जो है गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस को देता है ताकि वो डिसीजंस और पॉलिसी बना सके। अकॉर्डिंग टू शपीरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है, चाहे उसके अंदर एक इंडस्ट्री है, 2 है, 10 है, 100 है, वो पूरे नेशन की बात करता है। नेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनकी वेल्थ कैसी है, उनका नेशनल इनकम कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, इस तरह से जो है उनका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जिसको बोलते हैं वो कितना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल कौन सा फॉलो हो रहा है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इकोनॉमी तो हमने समझ ही ली थी पीछे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की क्या क्या होता है, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, जहां पर रिसोर्सेज का यूज करके, इंसानों द्वारा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इंसानों की कंजम्पशन को फुलफिल किया जाता है, वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहीं पे वो बात कह रही है, जब हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म की बात या इंडस्ट्री की बात ना करके सारे फर्म और इंडस्ट्री पर उस पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रेगनार फ्रिश, इन economic problems are studied on aggregate level like total consumption of the economy as a whole, journal price level, total employment, national income, etc. by semi-journal equilibrium method. Macroeconomics is also called theory of income and employment. यानी कि जो प्रोफेसर रेगनार जी थे उन्होंने क्या कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ता है एक जर्नल, एक एग्रीगेट लेवल पर। वो फिर से वही कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही है। वो बात करते हैं कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम बात करेंगे सारे एक कलेक्टिव रीजन की, जितने भी उसके अंदर, मान लीजिए मैं इंडिया की बात करूं तो उसके अंदर जितने भी एमएसएमईज आते हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स आते हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, उन सब का एग्रीगेट जब हम करेंगे, उन सब की नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करेंगे, उन सब से जो प्रोड्यूस हुआ है जिसको जीडीपी बोलते हैं वो प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, उनकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम की, एक इंसान की एवरेज इनकम कितनी है, वो सब जब हम कैलकुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया में, वो किसके अंदर आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी कि एक पूरे एक रीजन की इकोनॉमिक स्टडी को क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसकी गुणवत्ताएं क्या है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स इनका नाम था। ये बहुत जो है फेमस इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं। तो आइए इन्होंने अपनी बुक थी जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस हिसाब से कैरेक्टराइज किया था, आइए वो एक बार देख लेते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ शॉर्ट रन, it studies economy as whole. In other words, it takes every problem in aggregate. यानी कि एक तो शॉर्ट रन की स्टडी है, लॉन्ग रन की इसमें करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक इंडिविजुअल फर्म का आप लॉन्ग रन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, बट एक इकोनॉमी पूरा, एक सारी इंडस्ट्री, सारी फर्म्स का मिलाकर एग्रीगेट आप लॉन्ग रन जो है वो उतने अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इकोनॉमी को पूरी तरह पढ़ा जाता है, एज अ होल पढ़ा जाता है, एक यूनिट की तरह उसको पढ़ा जाता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक यूनिट एक फर्म होती थी, यहाँ पर एक पूरा नेशन या उसके अंदर जितनी भी यूनिट फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज और पीपल, उन सबको क्या माना जाता है, एक यूनिट माना जाता है। और उस एक यूनिट में जितनी भी फिर इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो इलिटरेसी हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर पढ़ी जाएंगी।
इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक स्टडी। तो कॉम्प्रिहेंसिव है यानी डिटेल्ड है, पूरी एक एक चीज को बहुत अच्छे से रिसर्च किया जाता है, और सिस्टमैटिक है यानी कि प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको कवर किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन। जैसे आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो किस पे बेस्ड थी? इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन कैसी? कंज्यूमर बिहेवियर की, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज से, या तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर से जाकर पूछताछ कर रहे हैं थे ना वो सर्वे मेथड वगैरह, और या फिर आप और किसी तरह स्टैटिस्टिकली उनको एनालाइज कर रहे हैं उनके बिहेवियर को। ये क्या है? ये रिफॉर्मेशन की स्टेज है, यानी कि फोकस इज ऑन सेविंग द कैपिटलिज्म रादर डिस्ट्रॉय इट। यानी कि ये रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे नई चीज बनाने की बजाय ये और उसी इंफॉर्मेशन को से पुरानी चीजों को रीएस्टैब्लिश करता है, उनको रिफॉर्म करता है, उनको री इन्फोर्स करता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई नया डाटा अवेलेबल है तो उस डाटा की मदद से हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बजाय अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही री इन्फोर्स करेंगे, उसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इट फोकसेस ऑन सेविंग द कैपिटलिज्म, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको सेव करो, उसको बेटर बनाओ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन। तो वो चीज यहां पर भूली गई। इट फोकसेस ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स एज मनी हैज अ स्टोर वैल्यू। तो मॉनेटरी फैक्टर है बिल्कुल, इसका नाम ही क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड, यहां पर भी दिया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सिमिलरली जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर प्राइमा फेसी बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट जैसे गवर्नमेंट और कोई और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बेसिस पर जो वो डिटरमाइन करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके बेसिस पर ये डिपेंड करता है। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की भी बात करेंगे, आगे जाके एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर की भी बात करेंगे। और वो सारों में जो है इंपॉर्टेंट दो ही चीजें होती हैं, एक आपको जो इनकम आ रही है और उस इनकम में से आपके एक्सपेंसेस करने के बाद कितनी ऐसी इनकम बच जाती है जो आप डिस्पोज, यानी कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो आपके हाथ में है आप उसको खर्च करेंगे या कहीं प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। और वो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 1 लाख महीना की तनख्वाह मिलती है और सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास जो है 30-40 हजार रुपए की सेविंग बच जाती है। अब ऑब्वियसली जो है मैं उसको कैश आउट करके तो अपनी अलमारी में रखूंगा नहीं, या तो मैं उसको सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सेविंग बैंक अकाउंट भी एक इन इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको उसके ऊपर क्या मिल रहा है? कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल रहा है 3-3.5% का। अब मैं अगर थोड़ा और प्रोडक्टिव माइंड का हूं या मैं थोड़ा और ग्रोथ ड्रिवन आदमी हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस 30-40 हजार के अंदर या जितने भी मेरी सेविंग है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसके अंदर से क्या करूंगा? 20 हजार रुपए जो है थोड़े इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा या म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है मुझे थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। और जो बच गए 20 हजार उनको मैं एक स्वीप अकाउंट के अंदर डाल दूंगा कि जो क्लोजिंग, जो दिन भर तो वो सेविंग अकाउंट की तरह चलता रहेगा, बट जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका, उसको वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को किसके अंदर? एफडी के अंदर। तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। वो भी हम आगे आने वाले अपने चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। इट इज अ जर्नल थ्योरी एज इट स्टडीज टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो फिर से एक यूनिट, एक फर्म, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरे एग्रीगेट, एक पूरे नेशन, एक रीजन, एक एरिया की बात हो रही है, जिसके अंदर सारी जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनको एक मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। आइए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज जो है वो क्या क्या है और किन किन्होंने वो दी थी। थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एज फॉलोज, यानी कि ये थ्योरीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पुराना है, किधर से उसकी शुरुआत हुई, ये सब यहां पर पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या आई थी? क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो इसकी ओरिजिनेशन थी कि ना सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म की बात होगी बल्कि सबको मिलाकर एक यूनिट की बात करें तो क्या डिसीजंस, पॉलिसीज जो है बनाई जा सकती हैं, वो चीजें यहां पर बताई गई थी। दिस थ्योरी स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज फ्रॉम मैक्रो व्यू ऑफ पॉइंट, यानी कि बड़े लेवल पर। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो क्या होता है? छोटा। जैसे साइंस में, बायोलॉजी में आप पढ़ते थे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका क्या मतलब होता था? स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट माइक्रोस्कोप का नाम भी क्या रखा गया है कि जो माइक्रो वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखाया जाएगा एक माइक्रोस्कोप के द्वारा। सिमिलरली मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जिनको आप फिजिकली और विजिबली देख सकते हैं, जैसे मैं हूं, जैसे आप हो, जैसे एक शेर है, हाथी है, वो सब क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बड़े जीव। सिमिलरली यहां पर भी माइक्रो क्या होता है? एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल इंडिविजुअल। मैक्रो क्या होता है? उन सबका पूरा एक ग्रुप, यानी कि सबको कंबाइन कर दो। अब मैं क्या हूं?
एक सेल क्या होता है, जो बायोलॉजी में सेल होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो। और उन बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ सेल जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, इंसान बनता है, बैक्टीरियाज बनते हैं, बैक्टीरिया से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, हम क्या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, क्या बन जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब बहुत सारा करोड़ों का एक समूह मिल जाता है आपस के अंदर, तो हम इंसान यानी जीव यानी कि और जंतु जो है वो पैदा होते हैं। तो वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है माइक्रो और मैक्रो शब्द का। ये माइक्रो यानी कि एक, और जब वो सारे कलेक्टिवली ले लिए जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, मैक्रो। इट इज बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ एडम स्मिथ, माल्थस रिकार्डो एंड जेबी, ये क्या है, सेज लॉ सेज लॉ सेज, तो सेज एक नाम है, जेबी सेज उनका क्या, उनका लॉ है कोई, वो कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि अगर मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर चीज की सप्लाई है तो वो अपनी डिमांड जो है खुद क्रिएट कर लेगा। यानी कि कोई एक प्रोडक्ट जो है जो अबंडेंस में मिल रहा है, जो सामने लोगों को दिखाई दे रहा है, तो लोग अपने आप उसकी अबेंडेंस अवेलेबिलिटी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही कंसेप्ट यहां पर बताया गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्या प्रोडक्ट एक बार मार्केट में सप्लाई तो करो, लोग लेने वाले उसको भी लेंगे। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बट विद अ व्यू टू कंज्यूम और सेल, इट इज द प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर द गुड्स। तो उसी चीज को इलेबोरेट किया गया है कि सप्लाई कैसे होती है, प्रोडक्शन से। आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो सप्लाई कैसे करोगे, और वंस आप प्रोड्यूस कर लोगे और तो सप्लाई भी हो जाएगी, और सप्लाई हो जाएगी तो डिमांड अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर इलेबोरेट की है किन्होंने, जेबी सेज ने। फिर आई हमारी कीनीसियन थ्योरी, जो मैंने बताया था जॉन मेनर्ड कीन्स जो थे हमारे, उन्होंने दी थी। अकॉर्डिंग टू कीन्स, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज द की रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड आर डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सर्कुलर फ्लो की तरफ जो है इनका थोड़ा फोकस जाता है। ये कहते हैं कि जो डिमांड है वो तीन तरह की चीजों के अंदर हो सकती है। एक कंज्यूमर गुड्स यानी कि एक्सपेंसेस, हमारे क्या कहने का मतलब है, यानी कि मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख में से 20,000 मैं रेंटल पे कर रहा हूँ, उस 1 लाख में से 20,000 मैं मान लीजिए कोई मान लीजिए मैंने कुछ और ले रखा है, घर का खर्चा पानी है, वो सब चीजें हैं, एएनसीज ले रखी हैं, तो वो सारी चीजें मैं वहां पे कर रहा हूँ। सिमिलरली और 20,000 रुपए जो है उसके अंदर से 10,000 कार की ईएमआई चली जाती है, 10,000 रुपए बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह चली जाती है, तो कुल मिला के ऐसे 60,000 रुपए के अराउंड मैं खर्च कर देता हूँ। तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ क्या क्या चीजें, रेंट देकर मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं एक हाउस होल्ड प्रॉपर्टी कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं ट्यूशन फीस देकर बच्चों की क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, बच्चों की एजुकेशन कंज्यूम कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं 10-15 हज़ार रुपए देकर क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, राशन पानी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हुई, कंज्यूमर गुड। अब मेरे पास कितने रुपए बच गए, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए जो है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सेविंग बैंक अकाउंट्स में, एफडीज के अंदर, या कहीं एनपीएस के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर, या कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम है उसके अंदर। तो कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिससे मेरे पैसे जो हैं वो कम होने की बजाय यानी कि डिग्रेड होने की बजाय वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है मात्रा में बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड्स हो गए उस तरह के, तो वो क्या है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड, यानी कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, आपका टैक्सेशन, जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट उन पैसों को, गवर्नमेंट के लिए वो आपका टैक्स क्या है, रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू को जहां पर एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, कुछ भी है, तो वो कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। ये तीनों चीज की जब डिमांड को एक एग्रीगेट, एक एवरेज लेवल पर कंसीडर किया जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलेगा, ग्रोथ रेट का पता चलेगा, पर कैपिटा इनकम का पता चलेगा। ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये कहां से पता चलेंगे, इन तीनों डिमांड्स को जब हम एग्रीगेट लेवल पर लेकर चलेंगे। तो ये किसने दिया था, कीनीज थ्योरी ने। तो बताते हैं आगे वाले न्यू क्लासिकल और मॉनेटरिज्म थ्योरी के ऊपर। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये चीज दी थी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव्ड बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ मनी। तो जो मिल्टन फ्रीडमैन जी थे उनकी न्यू क्लासिकल थ्योरी या मॉनेटरिज्म थ्योरी में क्या था कि मनी की सप्लाई, यानी कि जिस तरह से ये देखिए, ये जो थ्योरीज हैं, ये दो थ्योरी, कीनीजियन हो गया और मिल्टन न्यू क्लासिकल थ्योरी हुई, ये सारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ जो है थोड़ा फोकस रखती है। इसलिए यहाँ पर मनी की तरफ बार बार बात की जाती है कि पैसे को, कीनीजियन ने कहा कि पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें, खर्च करें, चाहे वो आप कंज्यूमर गुड पे करें, चाहे इन्वेस्ट करके करें, और गवर्नमेंट किस तरह से उनको यूज करती है।
फ्रीडमैन जी ने क्या कहा था कि अगर हम पैसे की सप्लाई में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है वो उसको कम किया जा सकता है। तो ये चीजें इन्होंने कही थी। अभी जो चल रही है वो क्या है, न्यू न्यू क्लासिकल थ्योरी और रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, यानी कि लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। आज कंज्यूमर ज्यादा एडुकेटेड है पहले के मुकाबले। ये जो तीन थ्योरीज थी ये ओल्डर टाइम्स में आई थी, जब जो चीजें थी नई बनाई जा रही थी, कोई रेवोल्यूशन नहीं थी किस तरह की। लोग मोर और लेस जो है ज्यादा अनएम्प्लॉयड और इलिटरेट किस्म के थे, लेबर वर्कर्स ज्यादा हुआ करते थे। आज कैसे हैं, आज है टेक्निकल नो हाउ वाले, आज है टेक्निकल एडवांस्ड, आज ग्रोथ ड्रिवन जो है इंडिविजुअल्स हो चुके हैं, एडुकेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों यानी कि कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है अपने प्रोडक्ट को लेकर, अगर वो उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च कर रहा है तो प्रॉपर लॉजिक्स के साथ जो है वो करता है, यानी कि रैशनल, उसको उस प्रोडक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, उसको उसके प्राइस की अच्छी खासी नॉलेज है, और वो जो अपने डिसीजंस ले रहा है वो सोच समझ के ले रहा है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी शुड बी एम्ड एट मेंटेनिंग लो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज हैं हमारी, जो कौन देता है, मॉनेटरी पॉलिसीज कौन देता है, हमारा गवर्नमेंट और आरबीआई। फिस्कल पॉलिसीज कौन देता है, यानी कि बजटरी पॉलिसीज को कौन देता है, हमारी गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एम्ड एट मेंटेनिंग लो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, आप कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आपको ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन जो है ना वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होता है ग्रोथ का। आप कभी पढ़िएगा इस चीज को, आप सिंपली अगर गूगल करना चाहे तो करिएगा, इज इन्फ्लेशन अ गुड इंडिकेटर और बैड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, तो आपको वहां पर थोड़ी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये साबित हुआ है कि हाँ, इन्फ्लेशन से ये पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्रो कर रहा है, वो उसका जो रेट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन एक लो स्टेबल रेट, यानी कि ऐसा भी ना हो इन्फ्लेशन जो है वो एकदम से पीक कर रहा है, जैसे फिलहाल इंडिया में चीजें एकदम से पीक कर जाती हैं बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन या ग्रेजुअल इंक्रीज के, वो डायरेक्टली जो है चीजें बढ़ जाती हैं। तो उस तरह की चीजें नहीं हो, एक लो स्टेबल रेट पे चलता रहे कि हर साल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जो है चीजें, यानी कि कहने का मतलब ओवरऑल इनका क्या है कि जितना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो हर साल इंक्रीमेंट्स लगते हैं नौकरी में, सैलरीज में या प्रॉफिट्स के अंदर, उसके प्रोपोर्शनेट अगर आप धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो दैट इज ए गुड साइन ऑफ ग्रोथ। लेकिन इनकम के प्रोपोर्शनेट अगर आपका इन्फ्लेशन कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है तो दैट इज अ बैड, क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर। और डिफ्लेशन तो अपने आप में ही एक बुरा इंडिकेटर कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। दे शुड नॉट अटेम्प्ट टू ऑल्टर रियल नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फिस्कल पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, उनको रियल नेशनल इनकम को चेंज ना करते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज ना करते हुए ये सारे चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन की जा सके। तो ये इनका कहने का अप्रोच था रेशनल एक्सपेक्टेशंस का, यानी कि सोच समझ के जो है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज लानी चाहिए, क्योंकि लोग अब एडुकेटेड हैं, वो इस तरह के डिसीजन सब नहीं लेंगे जैसे गवर्नमेंट उनको फोर्स करेगी लेने को। सिमिलरली अब आते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। आपने ये समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमने ये जान लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने कुछ थ्योरीज भी एनालाइज कर ली हैं कि कैसे कैसे उनकी थ्योरीज आई थी, ये हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, क्या क्या इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर किया जाता है। तो आइए देखते हैं। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, जो इसका सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट है, सबसे बड़ा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है नेशनल इनकम, यानी कि नेशन की इनकम, वो चीज यहां पर डिटरमाइन की जाती है। इट्स वेरियस फंडामेंटल्स, मेथड्स ऑफ एनालिसिस एक्सेट्रा। इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो एम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी तरह की होती है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वो सारी भी यहाँ पर कवर की जाती है। It also consider various factors for the determination of employment level such as aggregates, demand and supply, collective consumption and saving। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे कि या तो कलेक्टिव शब्द का इस्तेमाल मिलेगा, या एग्रीगेट शब्द का मिलेगा, या टोटल का मिलेगा। ये तीन शब्द अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो बात किसकी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि बड़े लेवल की बात हो रही है। यहाँ पर एक यूनिट, एक इंडिविजुअल फर्म की बात अब नहीं हो रही, यहाँ पर टोटल इकोनॉमिक रीजन जो है, चाहे वो इंडिया है चाहे कुछ और है, उसकी बात कलेक्टिवली की जा रही है, एग्रीगेट लेवल पर वहां पर बात हो रही है। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ मनी। तो वो तो है ही, हमने थ्योरी जो नाम क्या था इसका, प्रोपाउंड किस तरह की गई थी, जर्नल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जर्नल भी एक शब्द आप कंसीडर कर लीजिए, जर्नल, टोटल, कलेक्टिव और एग्रीगेट, ये चार पांच शब्द हैं जो इसके अंदर आपको बार बार देखने को मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द चेंज इन प्राइस लेवल एंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। इट रिलेट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को किस तरह से एनालाइज करना है, स्टडी करना है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है फिलहाल। इट्स व्हाट्स अप ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए बात यहाँ पर अब एक इकोनॉमी या एक इंडिविजुअल फर्म की तो हो नहीं रही, यहाँ पे बात एक पूरे नेशन की हो रही है, अब एक इकोनॉमिक रीजन की हो रही है, जिसके बाहर फॉरेन जो है ट्रेड्स भी होंगे, फॉरेन ग्लोबलाइजेशन वगैरह का अगर फैक्टर इन करें, जो कि करने पड़ते हैं, करें भी गए आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर फैक्टर इन करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। तो आप स्कोप देख रहे हैं इसका कि नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है, मनी है, जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, पर कैपिटा इनकम है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। फिर आती है अजम्पशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, अब इसमें भी थ्योरीज हैं। ये सारी क्या है? ये थ्योरीज तो हैं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल, ये सब क्या है? थ्योरीज हैं। यानी कि इनको कितने रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर देखना है, ये चेक करना एक कंटिन्यूस काम है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अब कुछ थ्योरीज जो होती है, लॉज जो होते हैं, उनके कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। आइए उन्हीं अजम्पशंस को पढ़ते हैं। क्या है? लॉर्ड कीन्स, तो आप देख रहे हैं इनका आगे अब लॉर्ड भी लग चुका है। कौन? जॉन मेनर्ड कीन्स। ये कीन्स जो है ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत थ्योरीज दी हैं सिमिलर टू एडम स्मिथ। तो आप प्लीज इनको जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या क्या दिया है। आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के एग्जाम के अंदर कीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज अप्लाई इन शॉर्ट पीरियड, तो ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी, किसके अंदर? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर की एक शॉर्ट रन चीज है। एज इट अज्यूम दैट विल नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग रन पीरियड। तो हमारे एक शायद तीन सी थे जिन्होंने, जिनका एक कोट था कि लॉन्ग रन इज अ मिथ बिकॉज इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड, समथिंग कुछ इस तरह से था। मैं ये देख लेते हैं। अ, देखिए ये बात जो है कीन्स ने ही कही है, लॉन्ग रन इज अ मिसलीडिंग गाइड टू करंट अफेयर्स, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर लॉर्ड कीन्स ने ये एजम्पशंस दी है, ये एजम्पशंस का एक इनका ही कोट है, तो वो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज अप्लाई इन शॉर्ट पीरियड एज इट इज अज्यूम्ड दैट वी विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो यही बात उन्होंने कोट की है। द थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, डिमांड और सप्लाई ही प्राइस मेकर है। बायर्स क्या है? प्राइस गिवर है, और सेलर्स कौन है? प्राइस टेकर है। नन ऑफ देम, यानी कि बायर्स और सेलर्स आर प्राइस मेकर। प्राइस मेकर कौन है? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ नीड ऑफ क्लोज्ड एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि एक क्लोज्ड और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जरूरत है इसको प्रूव करने के लिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट एज अ टैक्सर एंड स्पेंडर, तो यानी कि गवर्नमेंट कौन होती है? एक टैक्सर होती है, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट करता है और उस टैक्स को एज रेवेन्यू ट्रीट करके उसको एक्सपेंस करता है, किसके ऊपर? सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स रूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, याद रखिएगा इसको, रूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन की बात की जा रही है। ऊपर क्या पढ़ा था हमने? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई होगी, और सप्लाई करेंगे तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर प्रोडक्टिविटी की बात की गई है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड ही यहां पर सारी बातें की जाएंगी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम किसकी वजह से आती है? प्रोडक्शन की वजह से। ये सारे फैक्टर्स जो है कहां पर आते हैं? प्रोडक्शन की वजह से। रूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अप्लाइड। तो ये दोनों लॉ जो है हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी पढ़ा है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमने पढ़ा है। तो कंसेप्ट मोर और लेस यहाँ पर सेम रहेंगे, हम पढ़ेंगे इनको आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। लेबर हैज रॉन्ग परसेप्शन अबाउट वैल्यू ऑफ मनी, तो लेबर की जो
परसेप्शन है वो रॉन्ग रहती है। कैसे? उनके हाथ में आप 1 करोड़ रुपया दे दीजिए बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी को, वो 1 करोड़ रुपए एक रात में खर्च कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड आप 1 करोड़ रुपए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को दे दीजिए, वो ना सिर्फ उन 1 करोड़ को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा, बस उन 1 करोड़ की वजह से कितने और लोगों को इनकम जनरेट हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ये चीज भी फैक्टर की जाती है। तो परसेप्शन जो है लेबर का वो मनी को लेकर यानी उसकी वैल्यू को लेकर वो गलत रहेगा। किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेकर। अब ये चीजें जो है ना आपको कितनी भी रियलिस्टिक साउंड करे, बट इन रियल वर्ल्ड इनमें से बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। ये असम्पशंस जो है एकदम से गलत स्टैंड करती हैं। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में बी अटेन्ड इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट के केसेस के अंदर भी जो यानी कि मान लीजिए कि एक इकोनॉमी की बात करूं तो उसके अंदर 100 लेबर्स की अगर जरूरत है और है लेबर सिर्फ 70 या 80, तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयड है कितने नंबरों से? 20 नंबरों से। मान लीजिए 80 है तो इस पॉइंट के ऊपर भी इक्विलिब्रियम अटेन की जा सकती है, जबकि ऐसा किस उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा था नहीं पॉसिबल। फिक्स फैक्टर रखिए, शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लिए है? शॉर्ट रन के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से बना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी क्या कंसिडर किया जाएगा? एक शॉर्ट टर्म ही कंसिडर किया जाएगा। और शॉर्ट रन में क्या होता था? आपके फिक्स्ड फैक्टर्स थे और वेरिएबल फैक्टर थे। फिक्स्ड फैक्टर तो आपके फिक्स्ड रहने वाले थे, वो चेंज हो नहीं सकते थे शॉर्ट रन के अंदर। वेरिएबल्स के अंदर आप चेंज कर सकते थे, और वेरिएबल्स के अंदर आप अपनी एम्प्लॉयज जो है, लेबर जो है, वो एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज करते रहते थे। यानी वेरिएबल जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था वो वहीं किक इन करता था। तो वो सारे फैक्टर्स जो है चेंज करते थे। लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ पर जो होती थी, कहाँ अटेन की जाती थी? जब आपकी प्रोडक्शन लेवल जो है नंबर ऑफ लेबर से जो है मैच करती थी। आप फिक्स्ड फैक्टर जो है वो आपके वेरिएबल फैक्टर से मैच करते थे और मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अटेन की जा रही थी। लेकिन यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एजम्पशन है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट के केसेस के अंदर भी इक्विलिब्रियम अटेन की जा सकती है। Here, saving depends upon income, whereas investment depends upon interest rate। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेविंग है, इनकम आपको मिल रही है, तो इन्वेस्टमेंट की जाएगी किसको देखकर कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन सेविंग सेविंग क्या है? सेविंग तो एक लीकेज है, वो तो आप करोगे ही करोगे। चाहे मान लीजिए 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 60,000 रुपए आपके खर्च हो गए, तो 40,000 रुपए। अब यू हैव टू डिसाइड कि उन 40,000 को, मान लो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लो रिस्क के ऊपर, मान लो एफडी है, मान लीजिए एफडी है, 6.5-7% का ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है आपको। आप जाइए वहां पर कराइए, रिस्क कोई है नहीं, तो वो एक। और अगर आप इक्विटी में जाएंगे तो रिस्क बहुत है, लेकिन 9-10% का है, उससे ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, लेकिन रिस्क बहुत है। तो आप एक मान लीजिए ये सब फैक्टर कंसिडर करते हैं जब पैसे को कहीं और रीएलोकेट करते हैं, रिलोकेट करते हैं। लेकिन अगर आपको वो पैसा घर में ही रखना है, वो भी तो सेविंग है ना आपकी, आप उसको घर पे रख रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो। तो कोई भी चीज जो खर्च नहीं हो रही वो सेविंग है। अब उसको अप्रिशिएट करना यानी कि इन्वेस्ट करना ना करना, दैट इज योर चॉइस। और वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लेकिन सेविंग क्या है? सेविंग किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेविंग सिर्फ एक रेसिडुअल है किस चीज का? आपके सारे एक्सपेंडिचर का, यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसिस से ज्यादा है, तो बचा हुआ चीज यानी कि जो खर्च नहीं हुआ वो आपकी सेविंग बन जाती है। तो सेविंग इन इटसेल्फ इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो तो सिर्फ एक रेसिडुअल है, एक लीकेज है। बल्कि, और लीकेज क्यों है वो भी आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं। इंजेक्शन यानी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप पैसा जो है जो आपका बच गया है वो दोबारा से मार्केट के अंदर भेज रहे हो अपने पास से। और लीकेज क्या है? यानी कि आप उसको अपने पास ही रख रहे हो, आप उसको दोबारा कहीं से यूटिलाइज नहीं कर रहे, आपने उसको अपनी अलमारी में चुपचाप रख लिया। तो वो चीज क्या हो जाती है? लीकेजेस। पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर अगर होगा तो, नहीं तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रिलेट्स टू मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। तो इंटरेस्ट जो है आपके मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिलेट करते हैं। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस वगैरह क्या है, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। ये थोड़े जो डिफरेंसेस हैं ये कवर करेंगे। सर्कुलर फ्लो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस, तो वही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इकोनॉमी और डिटर्मिनेंट्स। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझेंगे, फिर एक्सेलरेटर समझेंगे, फिर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझेंगे, वो सारे फैक्टर्स, नेशनल इनकम को समझेंगे। ये सारी चीजें हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। फिर आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये चीजें हम कर किसके लिए रहे हैं? हमने पहली ही लाइन में जो है जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था क्या पढ़ा था कि ये चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो फैक्टर्स है जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। अब टैक्स, अब गवर्नमेंट क्या थी? टैक्सर थी, और वो थी क्या बोलते हैं उसको? स्पेंडर।
तो टैक्सर और स्पेंडर थी। गवर्नमेंट क्या करती है, सारा ये स्टैटिस्टिकल डाटा, इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करती है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी यानी बजट्स बनाती है इनके बेसिस पर। बजट्स क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ये तो है गवर्नमेंट की, ठीक है, कि ये हमको रेवेन्यू आया, कुछ टैक्सेस से आया, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस से आया, कुछ जो है एक्सपोर्ट से आया, कुछ कमीशन से आया, कुछ इंटरेस्ट से आया, ठीक है, कुछ इस तरह से मल्टीपल चीजें होती हैं। उसके बाद क्या आते हैं, इधर एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करा, कितना हमने हेल्थ पे खर्च किया, कितना एजुकेशन पे, वो होते हैं ना बजट एलोकेट किए जाते हैं, इतना परसेंट एजुकेशन पे, इतना परसेंट डिफेंस पे, इतना परसेंट किसी और चीज पे, एविएशन पे। ये सारी चीजें क्या है, यानी कि टैक्सर यानी कि इनकम्स, और यानी यहाँ स्पेंडर यानी क्या क्या खर्च हुए, उनके बेसिस पर पॉलिसीज बनती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है कि ग्रोथ, ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी होती रहेगी, इंडिकेटर बन जाता है ग्रोथ का। मैंने बताया ना, एक लो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ को वो दिखाता है कि अगर बहुत स्लोली और एक स्टेबल ग्रोथ के ऊपर, यानी कि हर साल मान लीजिए हर साल सिर्फ 0.10% के रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि इस नेशन के अंदर एकदम से स्पाइक्स नहीं आ रहे डिमांड या क्या बोलते हैं उसको, लीकेजेस को मीट अप करने के लिए। एक बहुत स्टेडी रेट के ऊपर, एक टर्टल रेट के ऊपर चीजें ग्रो कर रही हैं। क्यों ग्रो कर रही हैं, क्योंकि रेट ऑफ इनकम जो है वो भी बहुत स्टेबल है, इनकम डिस्पैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैनेज चेंज इन प्राइस लेवल के ऊपर वो सारी स्टेबलाइजेशन वो सब पढ़ेंगे इन्फ्लेशन डिस्फ्लेशन के अंदर। रिजॉल्व वीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज होते हैं वो सब यहाँ पर। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, स्टडी ऑफ हेट्रोजीनियस यूनिट्स। अब हेट्रोजीनियस देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, होमोजीनियस थे, एक ही तरह के सिमिलर अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। आप पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं, इकोनॉमी में तो हजारों प्रोडक्ट्स होते होंगे, सबकी बात की जाएगी। तो यहां पर इनको समझाने के लिए क्या किया गया है, 6 एप्पल्स और 7 एप्पल्स 13 एप्पल्स कहे जा सकते हैं। सिमिलरली 6 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस 13 फ्रूट्स भी कहे जा सकते हैं। लेकिन 6 एप्पल्स और 7 हाउसेस को क्या बोलोगे आप, क्या एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, नहीं है। आप इनको प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, बट डज प्रोडक्ट स्पेसिफाई एनीथिंग। फ्रूट्स के साथ मेरे को एक आइडिया है कि भाई हाँ फल है, कोई हो सकते हैं। फल में भी मेरे पास क्या है, मैं ज्यादातर कहाँ जाऊंगा, सेब के लिए अमरूद इनमें ही जाऊंगा ना, संतरों में। इसके अलावा तो 100 नाम तो मुझे भी नहीं पता फलों के। लेकिन 13 क्या, ये चीज बहुत फैक्टर करती है। सिमिलरली अगर मैं ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स थे, क्या थे, एप्पल और एप्पल, ये तो बिल्कुल ही होमोजीनियस है, एक ही कैटेगरी है। एप्पल और ऑरेंजेस ये भी होमोजीनियस है, क्यों, क्योंकि फ्रूट्स कैटेगरी के हैं। लेकिन एप्पल्स और हाउसेस ये कैसे प्रोडक्ट्स हुए भाई, मैं इन दोनों को कैसे कंबाइन करूंगा। सिमिलरली कोई और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मोबाइल फोन और फ्रूट्स, तो ये या कोई फूड, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमको सारे प्रोडक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और इनको एग्रीगेट लेवल पर कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक इकोनॉमी है, उसके अंदर ऐसे 6 एप्पल और 7 हाउसेज हैं। अब इनको मैं किस बेसिस पे एग्रीगेट करूं, किस बेसिस पे इनको सम टोटल लूं, तो ये क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। वेरियस इल इफेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कुछ बुरे इफेक्ट्स भी हैं। न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेज, फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल इंक्रीजेस, इट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेसमैन नॉट टू वेज अर्नर। तो वो बोला ना मैंने, इन्फ्लेशन रेट जो है वो सडन अगर स्पाइक करता है तो इससे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट है। आप देखो, कल पढ़ रहा था मैं, कल जो मारुति सुजुकी है उसने अपनी गाड़ियों के रेट 0.1% से लेकर 4.3% तक इन्फ्लेट कर दिए। क्यों, उनका रीजन क्या रहता है, देखिए कोई भी प्रोड्यूसर जब भी अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाएगा एक ही रीजन देगा, वो क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कारण चाहे हो ना हो, बट वो एक्सक्यूज या रीजन क्या देगा, कॉस्ट इनपुट, जो इनपुट्स हैं या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गए हैं। तो इसमें फायदा किसका है, अब उसने उठा के 4.3% जो मान लीजिए बढ़ाए हैं, वो 4.3% जो रेट इन्फ्लेट हुआ है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ी कवर करेगा, वो उसके अंदर उसका मार्जिन भी कवर करेगा मल्टीफोल्ड। तो ये चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं और ये इल इफेक्ट है। अब एक नॉर्मल इंसान जो है उसकी तनख्वाह थोड़ी है, पिछले 2 साल से कोविड के अंदर कितना ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी फायरिंग हुई है, सैलरी पूरी, इंक्रीमेंट छोड़ो, पूरी नहीं मिल रही है, कहीं पे 70% मिल रही है, कहीं पे उससे भी कम, कहीं पे 60% मिल रही है। और ये चीज प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज को इस तरह इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि इससे उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, इनसे तो बल्कि और नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो वही चीजें यहाँ पर कही हैं कि हाँ, पर यूनिट सेल के ऊपर जरूर उनको फायदा हो सकता है, बट अगर आप बिग पिक्चर देखो, यानी अगर आप लॉन्ग रन में देखो, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप देखो, इंडस्ट्रीज लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स वगैरह है। अब आपने पीछे अगर रिपोर्ट्स आई थी पीछे कि अमेजोन ने अपने प्राइस जो है
वो सालाना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेट करे, लोगों की सब्सक्रिप्शन डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नेटफ्लिक्स ने अपने रेट 60% तक इंडिया में रिड्यूस कर दिए, यानी कि जो पैकेज 650 रुपए का आता था वो कितने का मिलने लगे अब 499 रुपीज का है, समथिंग लाइक दैट, उससे भी कम में, मेरे ख्याल में 200 रुपए तक का वो मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इतनी हैवी रिडक्शन, 60% रिडक्शन कर दी, क्यों? मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए। तो इस तरह की पॉलिसीज कंसीडर करते हैं। देखिए, कुछ चीजें जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से अचीव होती हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। ऑन दी अदर हैंड अमेजोन की सेल एकदम से, प्राइम जो सब्सक्रिप्शन है वो एकदम से डिक्लाइन कर गई है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर फैक्टर इन करती हैं बहुत ज्यादा। ये चीज आप जैसे जैसे अपने आसपास के माहौल से रिलेट करनी स्टार्ट करेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपके सराउंडिंग को कहते हैं कि आपके सराउंडिंग में किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या प्रोडक्टिविटी के टर्म्स के अंदर। आप जितना इनसे रिलेट करोगे उतना ही इकोनॉमिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपने एनवायरमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद मिसलीडिंग है, वो तो है ही। मेजर्स नॉट प्रूव 100% करेक्टनेस, सो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू रिजल्ट। अब मान लीजिए हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम, जैसे मैंने आपको बोला है कि वो ढूंढ के बताइए, तो मैंने जब लास्ट टाइम चेक करी थी इट वाज समवेयर अराउंड 1,25,000 पूरे ऑल ओवर इंडिया की थी। कुछ इस तरह की थी, मे बी हो सकता है अब कोविड के बाद कम हो गई हो या मे बी बढ़ भी गई हो, हु नोस। तो आप एक बार ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मान लीजिए 1,25,000 रुपए जो है सालाना पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की है, डू यू बिलीव दैट 1,25,000, हाउ मच इज दैट? 1,25,000 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए, इज दैट सो? है ऐसा? नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीजें जो है 100% करेक्ट नहीं है। बट यहाँ पर बात एग्रीगेट लेवल की होती है, तो हु केयर्स कि एग्रीगेट लेवल के अंदर पर इंडिविजुअल जो है वो कितनी एक्यूरेटनेस आ रही है। हम तो एग्रीगेट बात कर रहे हैं ना भाई। वो 140 करोड़ के अराउंड यहाँ पर लोग हैं, 140 करोड़ के अराउंड जो है उसको 10,10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास एक लगभग आइडिया हो जाएगा कि सारे इंडिया के लोग इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं। लेकिन इज दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट एक्यूरेट। तो वो चीज यहाँ पर बोला है। मिथ ऑफ डिडक्टिव कंक्लूजन, मैक्रो इकोनॉमिक ऑलवेज वर्क ऑन एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स की बात की जाती है, रिजल्ट्स कैन नॉट बी ड्रॉन। और आप एस्टिमेट्स के बेसिस पर 100%, आपके एस्टिमेट मतलब ही क्या होता है? आप सपोज कर रहे हैं ना कुछ वैल्यू, आपके आपके रफ आइडियाज हैं एस्टिमेट्स, तो आप उन रफ आइडियाज के बेसिस के ऊपर 100% कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन विच जो इनके क्रिटिसाइजर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो पूछते हैं। फिर जनरलाइजेशन आ जाती है, वही मैंने बताया कि 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों की अगर पर कैपिटा इनकम 1,25,000 है, तो क्या 140 करोड़ सभी लोगों की तनख्वाह 10,000 रुपए महीने पर मंथ? नहीं है ना ऐसा यार। किसी की 70,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की 2,000 है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 1.5 करोड़ है। तो इस तरह से जो है बहुत इनकम डिस्पैरिटीज हैं। लेकिन यहाँ पर जनरलाइज कर दिया जाता है ना, 140 करोड़ की तनख्वाह 10,000 रुपए है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नॉट कंसिडर इंडिविजुअल, वही इंडिविजुअल्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, एग्रीगेट की बात कर रहा है। पूरे 140 करोड़ लोगों की यहाँ पर बात की गई है। फिर कंपैरिजन आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडीड, यानी एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड या एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझी जाती है। यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझी जाएगी। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। की डिटर्मिनेंट इज प्राइस, की डिटर्मिनेंट इज इनकम। इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर चीजें यूज की जाएंगी। परफॉर्मेंस ऑफ वेरिएबल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट इन डिस इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो ये सब चीजें जो है ये इसके अंदर की जाती है। ये डिफरेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। बट इसके अलावा जो है इतनी कोई खास इसके अंदर आवश्यकता है नहीं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से डिफाइन कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर बता दीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शंस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर दीजिए। थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से बाहर आकर अगर आप कॉन्सेप्ट्स में घुसेंगे तो आप यू कैन रिफ्रेज देम इवन बेटर, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको समझाने के लिए, एज ए लेमैन आपको समझाने के लिए कि आप फर्स्ट टाइम, ये माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि आप ये चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उस एजम्पशन के चलते, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एजम्पशंस मोस्टली रॉन्ग ही होती हैं, मैं वही कह रहा हूँ, ये थ्योराइज किया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि आप ये चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। एजम्पशंस आर रॉन्ग। तो वो चीज जो है आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है, यू जस्ट नीड टू रिफ्रेज देम। तो आप जब कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर इन चीजों को एग्जाम में रिफ्रेज करेंगे, प्रेजेंटेशन को अच्छे रखते हुए, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दैट इज द लास्ट थिंग आई वांट टू से फॉर दिस लेक्चर। आप मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे डाउट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डाउट सेक्शन ही कह लीजिए उनको। तो कोई फीडबैक देना है वो भी बता सकते हैं। गूगल का फीडबैक फॉर्म मैंने यहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई आपको मुझे फीडबैक देना है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप मेरे को चाहते हैं मैं कवर कर दूं, तो प्लीज उसके अंदर जाइए, मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है,
तो अगर मैं कर पाया तो जरूर रिकॉर्ड करूंगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। तो प्लीज बेयर विद मी, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।